अ वेरी स्पेशल गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू माय लवली स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई भी ज़बरदस्त चल रही होगी। दोस्तों आज की क्लास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी क्योंकि आज की क्लास में हम लोग बायोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए मित्रों आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर लीजिए। और दोस्तों क्लासेस पीडीएफ के लिए अभी ज्वाइन कीजिए टेलीग्राम चैनल स्टडी विद रितेश को। वहां पर आपको हर एक क्लास का पीडीएफ नोट्स वगैरह प्रोवाइड करवाया जाता है ना। तो बच्चों जल्दी से टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए बच्चों आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। तो पहला क्वेश्चन है, सबसे बड़े पुष्पों वाला आवर्तबीजी है, कैसा होता है वो? आंशिक मूल परजीवी होता है या पूर्ण स्तंभ परजीवी होता है या पूर्ण मूल परजीवी होता है या आंशिक स्तंभ परजीवी होता है? जल्दी से जवाब देना है। सभी स्टूडेंट इस प्यारे से क्वेश्चन का आंसर करेंगे जी। हाँ जी, द एंजियोस्पर्म विद द लार्जेस्ट फ्लावर इज, बताइए कैसा होता है ये? सभी बच्चे बताएंगे। हाँ जी बिल्कुल फास्ट। सबसे बड़ा पुष्प वाला जो आवर्तबीजी होता है वो कैसा होता है? तो जी हाँ, यदि आप लोगों ने आंसर दिया है ऑप्शन नंबर सी यानी पूर्ण मूल परजीवी, देन आपका आंसर सही है। देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, सबसे बड़ा पुष्प कौन सा होता है बच्चों? सबसे बड़ा पुष्प कौन सा होता है? तो ये रैपलेशिया का होता है ना। रैपलेशिया का जो पुष्प है ये सबसे बड़ा पुष्प होता है और ये जो होता है बच्चों ये पूर्ण मूल परजीवी टाइप का होता है। कैसा होता है ये? पूर्ण मूल परजीवी होता है। तो आपको याद रखना है, ठीक है, आपको याद रखना है कि सबसे बड़ा जो पुष्प होता है वो रैपलेशिया का होता है और ये कैसा होता है बच्चों? ये पूर्ण मूल परजीवी होता है। पूर्ण मूल परजीवी का मतलब क्या होता है बच्चों? यानी पूर्ण रूप से दूसरे पादप पर निर्भर होते हैं ये, है ना। यानी ये पूर्ण रूप से कंप्लीटली ये दूसरे पादप पर क्या होते हैं? निर्भर होते हैं। उसी को क्या कहते हैं? पूर्ण मूल परजीवी, जो दूसरे पादप पर निर्भर होते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है सबसे बड़ा पुष्प वाला आवर्तबीजी कौन होता है? तो ये मतलब कैसा होता है? पूर्णमूल परजीवी टाइप का होता है। ओके बच्चों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए बच्चों अगला प्रश्न है, प्रोकैरियोटिक जीवों में अनुवांशिकी पदार्थ होते हैं, रैखिक डीएनए हिस्टोन रहित होते हैं या रैखिक डीएनए हिस्टोन सहित होते हैं या वृत्ताकार डीएनए हिस्टोन सहित होते हैं या वृत्ताकार डीएनए हिस्टोन रहित होते हैं? जल्दी से बताइएगा बच्चों। जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं इनमें जो जेनेटिक्स मटेरियल होता है वो कैसा होता है ना? वो कैसा होता है बच्चों? वो किस आकार का होगा? जल्दी से बताइए। सभी बच्चे बताएंगे जी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म कंटेन जेनेटिक मटेरियल, बताइएगा कि ये जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है ये कैसा जेनेटिक मटेरियल रखते हैं, है ना। इनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो कैसा होता है बच्चों? तो जी हाँ, यदि आप लोग आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर डी यानी सर्कुलर डीएनए होता है ना, यानी वृत्ताकार डीएनए होता है विदाउट हिस्टोन, और जो है ये हिस्टोन रहित होते हैं, है ना। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपके इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। डायरेक्ट याद कर लीजिएगा ऐसे क्वेश्चंस को, क्योंकि आपके पैरामेडिकल के एग्जाम में बायो के क्वेश्चन डायरेक्ट रिपीट किए जाते हैं। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। ओके बच्चों, हाँ जी, ये 2016 का क्वेश्चन है, तो आपको याद रखना है अच्छे से। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए स्टूडेंट अगला प्रश्न आ चुका है। बीसीजी का अर्थ है, क्या होता है? बैक्टीरियल सीरम ग्रोथ या बैसिलस कल्चर ग्रोथ या बैसिलस कैलेमिटी ग्यूरेन या बैक्टीरिया कैलकुलेटिंग ग्रोथ? जल्दी से बताइएगा बच्चों। बीसीजी, तो बच्चों सबसे पहले तो ये बताइए कि बीसीजी है क्या, है ना। बीसीजी क्या है? तो बच्चों ये एक टीका होता है, टीका, है ना। यह एक टीका है और इसका प्रयोग कब किया जाता है? इसका उपयोग जब भी किया जाता है जब कोई व्यक्ति टीबी से पीड़ित हो, यानी टीबी यानी यक्ष्मा की रोकथाम के लिए इसका उपयोग किया जाता है इस टीके का, है ना। यानी आप लोग लिख सकते हो कि यक्ष्मा यानी टीबी, यक्ष्मा यानी टीबी की रोकथाम के लिए ये टीका उपयोग किया जाता है। यक्ष्मा यानी टीबी की रोकथाम, है ना, इसकी रोकथाम के लिए इस टीके का यूज किया जाता है। किसका? बीसीजी का। अब इसका फुल फॉर्म क्या होता है? जल्दी से बताइए। तो जी हाँ बच्चों, यदि आप लोग आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर सी यानी बैसिलस कैलेमिटी ग्यूरेन, देन आपका आंसर सही है। ठीक है, तो आपको याद रखना है। ओके बच्चों, चलिए, और ये बच्चों को दिया जाता है ना, ये भी आपको याद होगा। बीसीजी का अर्थ क्या होता है? बैसिलस कैलेमिटी ग्यूरेन। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
चलिए बच्चों, अगला प्रश्न है, साइटोकाइनेसिस संबंधित है क्रोमोसोम के विभाजन से, साइटोप्लाज्म के विभाजन से, केंद्रक के विभाजन से, या इनमें से कोई नहीं? जल्दी से बताइएगा। साइटोकाइनेसिस इज रिलेटेड टू डिवीजन ऑफ क्रोमोसोम्स, डिवीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म बाय डिवीजन ऑफ द न्यूक्लियस, नन ऑफ दिस। जल्दी से बताना है, सभी स्टूडेंट बताएंगे। देखिए यहाँ पर जो साइटोकाइनेसिस दिया हुआ है बच्चों, ये किस चीज़ से संबंधित है? साइटोकाइनेसिस बताइएगा, सभी स्टूडेंट बताएंगे इस प्यारे से क्वेश्चन का आंसर। जी हाँ, देखिए पैरामेडिकल में पूछा जा चुका है ना? जल्दी से बताइए सभी स्टूडेंट। हाँ जी, जल्दी से बताएंगे सभी स्टूडेंट। देखिए बच्चों, यहाँ पे जो साइटोकाइनेसिस है, इसमें साइटो का अर्थ क्या होता है? साइटो का अर्थ होता है बच्चों साइटोप्लाज्म। ठीक है, इसमें साइटो का अर्थ होता है साइटोप्लाज्म, जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? कोशिका द्रव कहते हैं। ठीक है, कोशिका द्रव कहते हैं। अब इसमें काइनेसिस का अर्थ क्या होता है बच्चों? काइनेसिस का अर्थ होता है बच्चों डिवीज़न। क्या होता है इसका अर्थ? डिवीज़न। ठीक है, डिवीज़न यानी विभाजन। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, अगर मैं आपसे पूछूं कि साइटोकाइनेसिस क्या हो गया, तो साइटोकाइनेसिस का पूरा अर्थ क्या हो जाएगा बच्चों? तो डिवीज़न ऑफ साइटोप्लाज्म इन अ सेल, यानी हम लोग बोल सकते हैं ना, डिवीज़न ऑफ साइटोप्लाज्म, डिवीज़न ऑफ साइटोप्लाज्म इन सेल, है ना? तो यही हमारा क्या हो जाएगा? साइटोकाइनेसिस हो गया। यानी देखिए यहाँ पर कहने का अर्थ ये है बच्चों कि कोशिका में, देखिए सेल का मतलब क्या होता है? कोशिका। तो कोशिका के कोशिका द्रव का विभाजन, यानी साइटोप्लाज्म के विभाजन से ये चीज़ संबंधित है, यानी डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म इन अ सेल। तो साइटोकाइनेसिस किससे संबंधित है? तो साइटोप्लाज्म के विभाजन से, यानी डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म इन अ सेल। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए स्टूडेंट, अगला प्रश्न आ चुका है आपके स्क्रीन पे। कौन से जंतु में श्वसन होता है परंतु पृथक श्वसनांग नहीं होता? विच एनिमल हैज ए रेस्पिरेशन बट डज नॉट हैव ए सेपरेट रेस्पिरेटरी ऑर्गन? बताइएगा, कॉकरोच, फिश, अर्थवॉर्म या फ्रॉग? जल्दी से बताना है, कौन से जंतु में बच्चों श्वसन तो होता है लेकिन कोई अलग श्वसनांग नहीं होता, यानी कोई अलग से जो है उसका रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं होता है? बताइएगा वो कौन सा ऑर्गेनिज्म है, कौन सा एनिमल है ना? कॉकरोच, मछली, केचुआ, मेढक? जी बताइए बिल्कुल फास्ट। तो जी हाँ बच्चों, यदि आप लोगों ने आंसर दिया है ऑप्शन नंबर सी यानी केचुआ, देन आपका आंसर सही है। तो देखिए बच्चों, केचुआ जो है ना अपनी त्वचा से सांस लेता है। देखिए ये जो जंतु है इसमें श्वसन तो होता है लेकिन इसका कोई रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं होता है ना, ये अपनी त्वचा से सांस लेता है। अगर आपसे पूछे कि केचुआ कैसे सांस लेता है, तो ये अपनी त्वचा यानी अपनी स्किन से जो है सांस लेता है। ठीक है बच्चों, यानी अपनी त्वचा से जो है ये सांस लेता है। और अगर मैं आपसे पूछूं कि ये किस संघ का प्राणी है, यानी केचुआ जो है बच्चों, केचुआ ये किस संघ का प्राणी होता है? ये किस संघ का प्राणी है बच्चों? केचुआ किस संघ का प्राणी है? तो ये भी आपको याद रखना है, ये एनेलिडा संघ का प्राणी है। ठीक है बच्चों, ये एनेलिडा संघ का प्राणी है, तो याद रखना है। ठीक है, पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चंस। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए मित्रों, अगला प्रश्न आ चुका है, लाख कीट के लार्वा का भोजन क्या है? पौधे की पत्तियां, पौधे के तने, पौधे में फ्लोएम से रस, अन्य समूह के कीट? जल्दी से बताइएगा, व्हाट इज द फूड ऑफ द लार्वा ऑफ द लैक इंसेक्ट? जल्दी से बताइएगा, लाख कीट के लार्वा का जो भोजन होता है वो क्या होता है? बिल्कुल फास्ट। तो देखिए सबसे पहले तो हम लोग ये जानेंगे कि ये लाख कीट है क्या, है ना? तो लाख कीट क्या होता है बच्चों? यह एक रेंगने वाला छोटा कीट है। यह जो है एक रेंगने वाला, यह एक रेंगने वाला क्या होता है बच्चों? यह एक रेंगने वाला छोटा कीट होता है, यानी स्मॉल इंसेक्ट होता है, छोटा कीट है। जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे भी देख सकते हो, यही है लाख कीट। ठीक है, तो यह एक रेंगने वाला छोटा कीट है। अब ये जो है बच्चों, इसका भोजन क्या होता है? तो ये पौधों के उत्तकों में जो है घुसकर उसका रस चूसता है ना, यानी पौधों में फ्लोएम से रस जो है निकलता है, वही इसका भोजन होता है। ठीक है, तो आप लोग बोल सकते हो कि ये पौधों के उत्तकों में घुसकर जो है रस चूसता है, और आकार में ये बड़ा होता है और बढ़ता है, आकार में बढ़ता है और अपने
पिछले भाग से लाख का स्त्राव करता है। ठीक है, जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे भी देख सकते हो बच्चों, यही है आपका लाख कीट। तो यह एक रेंगने वाला छोटा कीट है ना, और ये पौधों के उत्तकों में घुसकर रस चूसता है और आकार में बढ़ता है और पिछले भाग से जो है लाख का सिक्रेशन करता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है। देखिए बच्चों, इसका वैज्ञानिक नाम भी जान लीजिए। इसका जो वैज्ञानिक नाम है पूछा जा सकता है ना, तो बच्चों इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है? टैकार्डिया, टैकार्डिया, टैकार्डिया लैका। टेकार्डिया लैका जो है इसका वैज्ञानिक नाम है, साइंटिफिक नेम है टेकार्डिया लैका। ठीक है, टेकार्डिया लैका। ठीक है बच्चों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए मित्रों, अगला प्रश्न आ चुका है। अमाशय के अग्रभाग पर गैस्ट्रिक सिका पाए जाते हैं। इन सिका की संख्या कितनी होती है? बच्चों, एक जोड़ी होती है, 4 जोड़ी, 6 जोड़ी या 8 जोड़ी? जल्दी से बताइएगा। अमाशय के अग्रभाग पर गैस्ट्रिक सिका पाए जाते हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो आपको बताना है इस सिका की संख्या कितनी होती है, बताइए। तो जल्दी से सभी स्टूडेंट बताएंगे, बिल्कुल फास्ट बताना है। हाँ जी, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 6 जोड़ी। जी हाँ, 6 जोड़ी जो है गैस्ट्रिक सिका पाए जाते हैं अमाशय के अग्रभाग पर। आपको याद रखना है, डायरेक्ट याद कर लेना है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए स्टूडेंट, अगला प्रश्न आ चुका है। प्रकाश श्वसन होता है केवल किस में होता है? पौधों के हरे भागों में होता है, पौधे की सभी जीवित कोशिकाओं में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है या मूल में होता है? बताना है। प्रकाश श्वसन जो होता है बच्चों, ये केवल कहाँ होता है? जल्दी से बताइएगा। प्रकाश श्वसन जो है होता है केवल कहाँ? बिल्कुल फास्ट बताना है। प्रकाश श्वसन जो है ये कहाँ होता है केवल? तो जी हाँ बच्चों, यदि आप लोगों ने आंसर दिया है ऑप्शन नंबर ए यानी पौधों के हरे भागों में, देन आपका आंसर सही है। तो याद रखना है, प्रकाश श्वसन जो है ये पौधों के हरे भागों में होता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है प्रकाश श्वसन। क्या याद रखना है बच्चों? प्रकाश श्वसन जो है ये C3 में पौधों से शुरू होता है। C3 में पौधे से शुरू होता है, याद रखना है। ठीक है, चलिए स्टूडेंट, अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। ये सब क्वेश्चन को डायरेक्टली याद कर लीजिएगा, काफ़ी रिपीटेड हो जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। चलिए स्टूडेंट, अगला प्रश्न आ चुका है। आनुवांशिकी कोड में 3 क्षारकों का विन्यास किसका प्रदर्शन करता है? बच्चों, जेनेटिक कोड्स में है ना, जेनेटिक कोड्स में जो 3 क्षारक होते हैं उनका विन्यास जो है किसका प्रदर्शन करता है? प्रोटीन का, एमिनो अम्ल का, प्लाज्मिड का या न्यूक्लिक अम्ल का? जल्दी से बताइएगा, सभी स्टूडेंट बताएंगे जी। आनुवांशिकी कोड में 3 क्षारकों का जो विन्यास होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? तो जी हाँ बच्चों, ये एमिनो अम्ल को प्रदर्शित करता है। तो वेरी गुड, यदि आप लोगों ने आंसर दिया है ना अमीनो अम्ल, देन आपका आंसर सही है। ठीक है, देखिए बच्चों, बात आई है अमीनो अम्ल की। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि मानव शरीर में कितने अमीनो अम्ल पाए जाते हैं, बता सकते हैं आप लोग? बताइए तो। मानव शरीर में, सभी को बताना है, मानव शरीर में कितने प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं? कितने प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं? जल्दी से बताइएगा, सभी स्टूडेंट बताएंगे। मानव शरीर में कितने प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं? तो जी हाँ, कितने प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं? तो ये 20 प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। ठीक है, 20 प्रकार के जो है बच्चों अमीनो अम्ल मानव शरीर में पाया जाता है। देखिए बात आई है प्रोटीन की। तो प्रोटीन की कमी से कौन कौन सा रोग होता है, ये भी आपके पैरामेडिकल में पूछा जा चुका है। प्रोटीन की कमी से, तो देखिए बच्चों, प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? बताइए कौन सा रोग होता है ना? तो ये भी आपको याद रखना है। एक तो रोग है बच्चों क्वासियोरकर, है ना, क्वासियोरकर रोग जो है ये प्रोटीन की कमी से होता है। और एक और रोग है बच्चों मरासमस, है ना, मरासमस। इसको अच्छे से लिख देता हूँ, मरासमस। ठीक है, मरासमस रोग भी जो है ये प्रोटीन की डेफिशिएंसी से होने वाला रोग है। ठीक है, चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए स्टूडेंट, अगला प्रश्न है। कपास के रेशे हैं, क्या होते हैं? वसा होते हैं, प्रोटीन होते हैं, स्टार्च होते हैं या सेल्यूलोज होते हैं? जल्दी से बताइएगा। कपास के जो रेशे होते हैं वो क्या होते हैं बच्चों? हाँ, जल्दी से बताइएगा। तो बच्चों, जो कपास के रेशे होते हैं वो सेल्यूलोज होते हैं। क्या होते हैं? सेल्यूलोज होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है आपके इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यदि मैं आपसे पूछूं बच्चों
कि कपास के रेशे में जो सेल्यूलोज की मात्रा होती है वो कितनी होती है, तो क्या आंसर कीजिएगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि कपास के रेशे में, है ना, कपास के रेशे में सेल्यूलोज सेल्यूलोज की मात्रा कितनी होती है बच्चों, क्या जवाब दीजिएगा। इसकी मात्रा कितनी परसेंट होती है, तो देखिए बच्चों याद रखिएगा इसकी मात्रा जो है ये 90 से 98% तक रहता है। ठीक है, 90 से 98% तक जो है सेल्यूलोज रहता है ना कपास में। कपास के रेशे में जो सेल्यूलोज की मात्रा है वो 90 से 98% तक होती है, आपको याद रखना है। ठीक है बच्चों, तो देखिए ऐसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। और ये भी याद रखिएगा बच्चों, कपास का रेशा जो है ये प्राप्त होता है किस चीज़ से, बताइए तो। कपास का रेशा किस चीज़ से प्राप्त होता है, तो ये भी पूछा जा सकता है। तो आपको याद रखना है कि कपास का जो रेशा है, प्रश्न ऐसे रहेगा, कपास रेशा प्राप्त होता है तो किससे प्राप्त होता है ये, तो याद रखना है बीजों से प्राप्त होता है, बीजों से। ठीक है बच्चों, बीजों से। ऑप्शन दे देगा बीजों से, तने से, पत्तियों से, फलों से, ऐसे करके ऑप्शन दे देगा। तो आपको याद रखना है कपास रेशा जो है प्राप्त होता है बीजों से। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज की इस क्लास में इतना ही। यदि क्लास अच्छी लगी हो, इंटरेस्टिंग लगी हो, तो एक लाइक दे दीजिएगा इस क्लास को। मिलते हैं अगली क्लास में नई दोस्त नई उमंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, गुड नाइट, टेक केयर।